गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश हरदुबे आज आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत पारिस्थितिकीय तंत्र अर्थात इकोसिस्टम की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज, मानचित्र द्वारा विश्व के फूल की सीरीज, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज और साथ में आपको समय समय पर क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। पिछला जो हमारा एपिसोड था उसके अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले पारिस्थितिकीय के विषय में डिस्कशन किया कि इकोलॉजी होता क्या है और इकोलॉजी के प्रकार क्या हैं, और उसी इकोलॉजी के अंतर्गत एक उसका टाइप था जिसका नाम था पारिस्थितिकीय तंत्र पारिस्थितिकी, अर्थात इकोलॉजिकल न इकोसिस्टम ऑफ इकोलॉजी। और उसी की चर्चा आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पारिस्थितिकीय तंत्र हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आइए इसकी परिभाषा जानते हैं। और वैसे इसका जो सबसे स्पेशल डेफिनेशन है वह ओडम महोदय के द्वारा दिया गया है, लेकिन फिर भी जो सामान्य परिभाषा है वह हम लोग यहाँ पर समझते हैं। सामान्य परिभाषा तो ये है कि पारिस्थितिकीय तंत्र जो होता है यह भूतल के निश्चित क्षेत्र को धारण करने वाली एक आधारभूत कार्यशील इकाई होती है, जिसके अंतर्गत जैविक समुदाय तथा अजैविक समुदाय या अजैविक घटकों के सकल समुच्चय तथा किसी निश्चित समय इकाई के अंतर्गत उनके आपसी अंतरक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसका तात्पर्य सिंपल यही है कि जैविक घटक और अजैविक घटक का एक निश्चित समय के अंदर जो इनके मध्य में आपस में एक प्रकार से रिलेशन होता है या अंतरक्रियाएं होती हैं, उसी को हम यहाँ पर मिश्रित रूप में क्या कहते हैं, पारिस्थितिकीय तंत्र का नाम देते हैं। साथ में अगर बात करें तो पारिस्थितिकीय तंत्र एक क्षेत्रीय इकाई होता है जिसके अंतर्गत लघु स्तरीय से लेकर के बृहद स्तरीय यथा एक गौशाला से लेकर के नदी बेसिन, महाद्वीप या पूर्ण विश्व, इन सबको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक पारिस्थितिकीय तंत्र का नाम दे सकते हैं। तो यही कह रहा है जिसके अंतर्गत जीवों तथा उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य पारस्परिक क्रिया होती रहती है। सामान्य रूप में जीवमंडल के सभी संगठकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं को पारिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं। एक प्रकार से जो पारिस्थितिकीय था, पारिस्थितिकीय में हम लोग सिर्फ ये पढ़े थे कि किसी भी स्पीसीज का उसके आवास अर्थात जहाँ पर वह विद्यमान है उसके मध्य में क्या क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, सिर्फ इसी की चर्चा हो रही थी। लेकिन यहाँ पर चर्चा उससे व्यापक स्तर पर बढ़ जाती है और यहाँ पर चर्चा हो रही है कि उस पर्टिकुलर परिवेश में जितने भी प्रकार के जैविक और अजैविक संगठक हैं, ये सब आपस में जो क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं उसी को हम सम्मिलित रूप में एक पारिस्थितिकीय तंत्र का नाम देते हैं। और पारिस्थितिकीय तंत्र का जो आकार होता है यह एक अमूर्त और आदर्श परिकल्पना होती है और इसका आकार सूक्ष्म से लेकर के बृहत्तम तक होता है। और इसी दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि एक नदी बेसिन, एक गौशाला, एक धान का खेत, घास का मैदान, ये सब क्या है, देखा जाए तो एक पारिस्थितिकीय तंत्र के रूप में ही विद्यमान है। और वैसे पूरा जो विश्व है ये भी एक पारिस्थितिकीय तंत्र का ही रूप है। तो इसी विषय में हम लोगों को डिस्कशन करना है और इसी की बहुत स्पेशल परिभाषा ओडम महोदय ने दिया है और उसकी चर्चा हम लोग अतीत के बहुत से एपिसोड में पहले ही कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आवश्यकता अनुसार यहाँ पर भी उसकी चर्चा की जाएगी। अगर हम बात करें पारिस्थितिकीय तंत्र के प्रकार की, पारिस्थितिकीय तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो पारिस्थितिकीय तंत्रों का जो निर्धारण किया गया है कई आधारों पर किया गया है। सबसे पहला जो यहाँ पर निर्धारण किया गया है निवास क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण। किस आधार पर? निवास क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण। अगर हम निवास क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक जो भाग होता है उसको हम कहते हैं स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र और दूसरा जो भाग होता है उसमें होता है जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र। तो प्राणी जो हैं दो ही स्थानों पर निवास करते हैं, या तो जल में निवास करते हैं या तो स्थल पर निवास करते हैं।
जो स्थल पर निवास करने वाले स्पीसीज होते हैं उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो उच्च स्थलीय या पर्वतीय पारिस्थितिकीय तंत्र आता है, निम्न स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र आता है, उष्ण रेगिस्तानीय पारिस्थितिकीय तंत्र आता है और शीत रेगिस्तानी पारिस्थितिकीय तंत्र आता है। इतने प्रकार के स्थल पर पारिस्थितिकीय तंत्र की कल्पना की जाती है। साथ में अगर जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के विषय में बात करें तो यहाँ पर एक ऐसा जल होगा जो ताज़ा जल होगा और जिसके अंतर्गत हम लोग नदी की बात करते हैं, झील की बात करते हैं, जलाशय की बात करते हैं। और दूसरा जो जल होता है या सागरीय जल होता है यानी खारा जल होता है और इसी के अंतर्गत खुला सागरीय पारिस्थितिकीय तंत्र होता है, तटीय ज्वार नदमुखीय पारिस्थितिकीय तंत्र होता है, प्रवाल भित्तीय रूपी पारिस्थितिकीय तंत्र होता है, सागर सतह पारिस्थितिकीय तंत्र होता है और सागर नितल पारिस्थितिकीय तंत्र होता है। तो ये पारिस्थितिकीय तंत्र की कुछ स्पेशल टाइप होते हैं कि जो किस आधार पर निर्धारित किए गए हैं, निवास स्थान के आधार पर। दूसरा जो यहाँ पर वर्गीकरण किया जाता है वो है इकोक्लाइन के आधार पर। अगर इकोक्लाइन का तात्पर्य हम देखें तो विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार का संक्रमण मंडल होता है। क्या होता है? संक्रमण मंडल होता है, अर्थात जहाँ पर दो प्रकार के परिवेश पाए जाएं। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर दो प्रकार का पारिस्थितिकीय तंत्र मिलता हो उस क्षेत्र को हम लोग इकोक्लाइन कहते हैं, अर्थात उसी को कहते हैं पारिस्थितिकीय प्रवणता। प्रवणता का तात्पर्य है कि एक पारिस्थितिकीय तंत्र से दूसरा पारिस्थितिकीय तंत्र, ऐसा तो है नहीं किसी एक स्पेशल लाइन के द्वारा दोनों तंत्र एकदम सेपरेट होते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो जहां पर दोनों का नेचर मिलता जुलता होता है इसी को हम लोग बफर क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बफर क्षेत्र कहते हैं। लेकिन यहां पर पारिस्थितिकीय तंत्र का यहां पर संक्रमण है, जहां पर दो पारिस्थितिकीय तंत्रों का संक्रमण होता है उसी का नाम दिया जाता है इकोक्लाइन। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, इकोक्लाइन हम लोग किसे कहते हैं? स्पष्ट ध्यान रखिएगा, जहां पर दो पारिस्थितिकीय तंत्रों का क्या हो, सम्मिश्रण हो, संक्रमण हो, उसी को हम लोग कहते हैं इको। तो इकोक्लाइन के आधार पर भी हम लोग पारिस्थितिकीय तंत्र को कई भागों में विभाजित करने का कार्य करते हैं। और यहां पर अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, एम जे ब्राडवास 1979 के अनुसार इन्होंने इनके अनुसार आरपी व्हिटेकर ने क्या किया है, विश्व स्तर पर 4 इकोक्लाइन के निर्धारण के लिए 4 परिच्छेदिका आरेखों का निर्धारण किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इकोक्लाइन के आधार पर विशेष तौर पर जो वर्गीकरण किया गया है किनके आधार पर किया गया है, तो आप स्पष्ट रखिएगा, एम जे ब्राडस्वा और आरसी व्हिटेकर के महोदय से द्वारा इसका वर्गीकरण किया गया है। साथ में अगर हम बात करें ये 4 टाइप कौन कौन से हैं, एक है बढ़ती शुष्कता के आधार पर। किस आधार पर? बढ़ती शुष्कता के आधार पर अपलेशियन से, कहाँ से? अपलेशियन से दक्षिणी टेक्सास तक, अर्थात जो संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र है वहाँ की बात कर रहा है कि बढ़ती शुष्कता के आधार पर अपलेशियन से दक्षिण की तरफ जब हम लोग जाते हैं, अपलेशियन माउंटेन कहाँ है, हम लोग इसके विषय में बहुत डिटेल में डिस्कशन मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल के अंतर्गत कर चुके हैं, तो आप लोग उसे वहाँ पर देखिएगा। तो यह उसी की बात कर रहा है कि यह भी एक संक्रमणशील क्षेत्र है। साथ में बढ़ती शुष्कता या घटती आर्द्रता के आधार पर भूमध्य रेखीय वर्षावन से रेगिस्तान की तरफ जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर भी हमको एक संक्रमण की पेटी देखने को मिलती है। साथ में बढ़ती ऊंचाई तथा घटते तापमान के शुष्क आधार पर एंडीज पर्वत के सहारे धरातलीय सतह से अधिक ऊंचाई तक का जो सेक्शन होता है यहाँ पर भी आपको संक्रमण पेटी मिलती है। साथ में घटते तापमान के आधार पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन से टुंड्रा की तरफ जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर भी हमको संक्रमण की पेटी देखने को मिलती है। ऐसा तो है नहीं कि उष्णकटिबंध एक अलग हो जाएगा और टुंड्रा एक अलग हो जाएगा, दोनों का कहीं न कहीं तो सम्मिश्रण होता ही है ना। उसी प्रकार जब आप पहाड़ी पर ऊंचाई में जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप कहेंगे कि यहाँ तक का टेम्परेचर ज़्यादा है और इसके पश्चात का टेम्परेचर कम है, इनको संक्रमण वहाँ पर भी मिलेगा। वही बातें यहाँ पर कही जा रही हैं कि यहाँ पर संक्रमण जो होता है उसी आधार पर इकोक्लाइन का निर्धारण किया जाता है। और यहाँ पर पुनः हम बात करते हैं कि 4 विभिन्न दशाओं में पारिस्थितिकी तंत्रों को निम्न प्रकारों का निर्धारण किया गया है, अर्थात इकोक्लाइन का 4 यहाँ पर स्थितियों में वर्गीकरण जो किया गया है इसको आइए समझते हैं। सबसे पहला जो है ये है अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता वाले पर्वतों से बढ़ती शुष्कता क्षेत्रों तक खींची गई जो पारिस्थितिकी प्रवणता
या परिच्छेदिका है, इस आधार पर इनके जो उप टाइप हैं, इसमें सबसे पहला आता है मेसोफाइटिक वन, फिर आता है ओक हिकरी वन, फिर ओक वन भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, पेरी पारिस्थितिकी तंत्र, शुष्क घास क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र, रेगिस्तानी झाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए यहाँ से वैसे बहुत डिटेल में प्रश्न आपके आने की संभावना नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आप एक बार दो बार पढ़े रहेंगे तो अगर मान लेते हैं बहुत टफ से टफ अगर प्रश्न बनाएगा तो भी आप सहजता से बना ले जाएंगे। फिर यहाँ पर अगला जो दूसरा टाइप आता है, इसमें है अत्यधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र, अर्थात भूमध्य रेखीय क्षेत्र से जब आप न्यूनतम आर्द्रता वाले क्षेत्रों अर्थात उष्ण शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र की तरफ खींची गई पारिस्थितिकी प्रवणता या परिच्छेदिका के आधार पर निम्न उप पारिस्थितिकी तंत्रों का निर्धारण किया जाए तो उसके अंतर्गत जो आता है वो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन का पारिस्थितिकी तंत्र, सदाबहार मौसमी पतझड़ का पारिस्थितिकी तंत्र, फिर है कटीला वन पारिस्थितिकी तंत्र तथा मरुस्थलीय झाड़ी का पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये भी हमारे टाइप हैं, अर्थात इसमें कितने पार्ट मिलते हैं? 3 पार्ट मिलते हैं। इसी प्रकार अगर हम ऊंचाई से बात करें कि निम्न ऊंचाई से जब अधिक ऊंचाई की तरफ चलते हैं, अर्थात जो दक्षिण अमेरिका का एंडीज वाला सेक्शन, ध्यान रखिएगा जो ये 4 पार्ट थे ना शुरू में, इसी चारों की यहाँ पर बात अलग से की जा रही है, इसका तात्पर्य कुछ और नहीं है, इन्हीं 4 का आगे एक्सप्लेनेशन आपको अधिक किया जा रहा है, बस और है। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि अगर निम्न ऊंचाई से अधिक ऊंचाई तक हम दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र के सहारे खींची गई पारिस्थितिकीय प्रवणता परिच्छेदिका के आधार पर अगर वर्गीकरण करें तो हमको सबसे पहले मिलता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, फिर निचला पर्वतीय वन पारिस्थितिकी तंत्र, पर्वतीय वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र, पर्वतीय झाड़ी अर्थात झुरमुट पारिस्थितिकी तंत्र, पौनी वनभूमि पारिस्थितिकी तंत्र और पैरामास पारिस्थितिकी तंत्र। ये जो पार्ट है ये किसके पार्ट है? निम्न ऊंचाई से जब अधिक ऊंचाई की तरफ आप चलते हैं, अर्थात जैसे मानते एंडीज पर्वत श्रृंखला है, तो यहाँ पर अगर आप मान लेते हैं शुरू के 900 मीटर तक हैं अलग प्रकार की वनस्पति, 900 से 1800 तक हैं तो अलग प्रकार की वनस्पति, 1800 से 2400 तक है तो अलग वनस्पति, 3000 तक है तो अलग वनस्पति। इस प्रकार से जो यहाँ पर वर्गीकरण है इसी को यहाँ पर नाम दिया गया है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। नीचे वाले वर्षावन हो जाएंगे, फिर निचला पर्वतीय वन हो जाएगा, फिर पर्वतीय वन हो जाएगा, पर्वतीय झुरमुट, तो ये सब उसी के टाइप यहाँ पर बताए गए हैं। फिर यहाँ पर है कि उष्ण एवं तर विषुवत रेखीय, अर्थात जब आप विषुवत रेखा से किधर की तरफ चल रहे हैं? टुंड्रा प्रदेश की तरफ चल रहे हैं, अर्थात आप यहाँ पर इक्वेटर है और इक्वेटर से टुंड्रा की तरफ जब चलेंगे तो उसी के विषय में यहाँ पर वर्गीकरण बता रहा है। यहाँ का टेम्परेचर अधिक होगा, वर्षा अधिक होगी, और जब टुंड्रा की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर भी कम है, वर्षा भी कम है। तो इसी आधार पर जो विषुवत रेखा पर है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पारिस्थितिकी पाए जाएंगे, फिर इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो उपोष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे, और ऊपर जाएंगे तो शीतोष्ण पाए जाएंगे, फिर और ऊपर जाएंगे तो आपको शीतोष्ण मिश्रित वन पाए जाएंगे, यहाँ पर पर्णपाती फिर मिश्रित हो जाएगा, फिर और ऊपर जाएंगे तो बोरियल अर्थात आपका टैगा वाली वनस्पति पाई जाएंगी जो शंकुधारी होती हैं, फिर और आप उत्तर जाएंगे आपको टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। तो ये इसके सब टाइप यहाँ पर बताए गए हैं, और ये सब जो निर्धारण है यह इकोक्लाइन के आधार पर किया गया है। साथ में उपयोग के आधार पर भी पारिस्थितिकी तंत्रों का कुछ वर्गीकरण है जो हमको ध्यान में रखना है, और उपयोगिता के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्रों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। एक कृषिगत पारिस्थितिकी तंत्र होता है और एक आकृषित या प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। लेकिन किसके अनुसार है? यह ईपी ओडम महोदय के अनुसार यह बात कही जा रही है। और यहाँ पर अगर कृषित पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो यहाँ पर जैसे गेहूं क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र है, चावल क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र है, गन्ना क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र है, चारा क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ये सब जो तंत्र हैं ये सब कृषिगत पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर आकृषित पारिस्थितिकी तंत्र की हम बात करें तो ये प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं, अर्थात इसके अंतर्गत वन पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ऊंची घास पारिस्थितिकी तंत्र होता है, बंजर भूमि पारिस्थितिकी तंत्र होता है, दलदल क्षेत्र रूपी पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ये सब जो हैं ये आकृषित हैं, अर्थात यहाँ पर किसी प्रकार का एग्रीकल्चरल कार्य नहीं होता है। तो उपयोग के आधार पर 2 टाइप हो गया, एक एग्रीकल्चरल और एक नॉन एग्रीकल्चरल। साथ में यहाँ पर अगर बात करें कि इकोसिस्टम की 6 स्तरीय जो परिभाषा दी गई है यह ओडम महोदय के अनुसार दी गई है, और इसकी चर्चा हम अतीत में भी किसी न किसी एपिसोड में कर चुके हैं।
तो खैर आपको यहाँ पर रिपीटेड हो जाता है। स्पष्ट आपको ध्यान रखना है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है वहाँ पर आपको बेसिकली तीन पार्ट, तीन क्या वैसे बेसिकली देखा जाए दो ही पार्ट होता है, एक होता है जैविक और एक होता है अजैविक, यही बात होती है। तो जब जैविक का अजैविक के साथ यहाँ पर किसी ना किसी प्रकार की क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, उसी से एक तंत्र बनता है। लेकिन तंत्र कहाँ से स्टार्ट होता है? अगर हम जैविक की बात करें तो जीन की शुरुआत जो है, अर्थात जीवन की जो सबसे छोटी इकाई है वह जीन है। और जीन जब अजैविक घटकों के साथ क्रिया करता है तो वहां से भी एक तंत्र तो बनता है, लेकिन यह तंत्र जो है यह आनुवांशिक तंत्र है, इसको हम कहीं से भी पारिस्थितिकी तंत्र का नाम नहीं देंगे। पारिस्थितिकी तंत्र का नाम कब आएगा? वह छठे स्तर पर आता है, यहां से पारिस्थितिकी तंत्र की शुरुआत होती है। और इसी प्रकार जीवन की जो दूसरी इकाई है, अर्थात जीन सबसे छोटी इकाई है, और कई जीन मिलने के बाद कोशिका का फॉर्मेशन होता है, और कोशिका का जब अजैविक घटक के साथ संबंध होता है तो कोशिका रूपी तंत्र बनता है। और कोशिकाएं मिलकर के अंग का फॉर्मेशन करती हैं, लेकिन अंग से भी किसी प्रकार के तंत्र की मतलब पारिस्थितिक तंत्र का फॉर्मेशन नहीं होता है, बल्कि अंग का जब अजैविक घटक के साथ संबंध होता है तो अंग रूपी तंत्र बनता है, और अंगों से मिलकर के एक जीव बनता है, और जीव से जीव का तंत्र बनता है। इसी प्रकार जनसंख्या बनती है, जब कई जीव एक ही प्रकार के मिलते हैं उससे उस पर्टिकुलर जीव की पॉपुलेशन बनती है, अर्थात जनसंख्या बनती है, उसी को समष्टि कहते हैं। और इसका जब अजैविक घटक के साथ संबंध होता है तो उससे जनसंख्या रूपी तंत्र बनता है। और जब कई प्रकार की जनसंख्याएं अर्थात कई प्रकार की स्पीसीज जब आपस में मिलती हैं, तो कई प्रकार की जब स्पीसीज आपस में मिलती हैं तो उसको कहते हैं जैविक समुदाय। और जैविक समुदाय का जब अजैविक घटक के साथ संबंध होता है तब जाकर के बनता है पारिस्थितिक तंत्र। इसका तात्पर्य है पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक समुदाय होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि एक ही स्पीसीज ना हो, एक से अधिक स्पीसीज विद्यमान होनी चाहिए, साथ में अजैविक घटक होना चाहिए, तब जाकर के पारिस्थितिकी तंत्र का फॉर्मेशन होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र जब जो होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र जब कई मिलते हैं तो एक जीवोम बनता है, और जब कई जीवोम मिलते हैं तो आपका जाके जैवमंडल बनता है। इसलिए जैवमंडल जो है यह सबसे बड़ी इकाई होती है। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र स्पष्ट ध्यान रखिएगा, यह एक आदर्श और अमूर्त परिकल्पना है जिसका आकार सूक्ष्म से लेकर के बृहत्तम तक होता है। ठीक है, यहां पर अगर आगे बात करें हम कि जो तंत्र के घटक हैं यहां पर, तो यहां पर मुख्य रूप से तो ऐसे हैं दो ही घटक, एक होता है अजैविक या भौतिक घटक और एक होता है जैविक घटक। लेकिन कभी कभी इसका वर्गीकरण तीन टाइप में कर दिया जाता है, क्योंकि अजैविक का दो पार्ट हो जाता है, एक होता है ऊर्जा घटक, एक होता है अजैविक घटक, और एक होता है जैविक संगठन। यहाँ पर ऊर्जा घटक के रूप में सूर्य की एनर्जी है, इसलिए यहाँ पर ऊर्जा को एक अलग घटक कहीं कहीं मान लिया जाता है, जबकि बेसिकली पारिस्थितिकी तंत्र में दो ही घटक होते हैं, एक जैविक और एक अजैविक। अजैविक के ही अंतर्गत ऊर्जा रूपी संगठक होता है। फिर भी जो ऊर्जा संगठक है के अंतर्गत सौरिक प्रकाश, सौरिक विकिरण तथा उनके विभिन्न पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। और भौतिक संगठक के अंतर्गत हम बात करें तो इसमें स्थल है, मृदा है, जल है, वायु है तथा उनके विभिन्न पक्षों को सम्मिलित करते हैं। और अगर हम बात करें जैविक तत्वों के अंतर्गत, जैविक तत्वों के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन है, वसा है, तरल तत्व है तथा जीवन जनक तत्व यहाँ पर विद्यमान होते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब क्या है। साथ में आप लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, कोबाल्ट आदि जो है कम मात्रा में प्रयोग होते हैं किसी भी जीवन के लिए। और जैविक संगठक के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं, इसमें जंतु भी आते हैं, पौधे भी आते हैं, साथ में सूक्ष्म जीवों एवं उसके मृत भागों को सम्मिलित किया जाता है। वैसे इसकी बहुत व्यापक चर्चा हम लोग वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं, आप लोग प्रीवियस एपिसोड को देख करके इसको बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैविक घटक में भी तीन पार्ट होता है, तीन क्या एक प्रकार से देखा जाए तो दो पार्ट होता है। एक होता है जिसको कहते हैं स्वपोषित और एक होता है जिसको कहते हैं परपोषित। स्वपोषित में ऐसे होते हैं जो इसमें वनस्पतियां होती हैं, ये सब स्वपोषित के अंतर्गत आती हैं। ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत उन पौधों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करता है। इन्हें पुनः दो उपभागों में बांटा जाता है,
एक होता है जो प्रकाश संश्लेषी होता है, जो प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाता है, और एक होता है जो रसायन संश्लेषी होता है, अर्थात केमिकल के द्वारा अपने भोजन का फॉर्मेशन स्वयं कर देता है। और इन दोनों को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं। तो स्वपोषी में दो पार्ट हो जाता है, एक जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन का फॉर्मेशन करता है फोटोसिंथेसिस से, और दूसरा जो होता है जो रसायन संश्लेषण होता है अर्थात केमोसिंथेसिस। तो दो टाइप इसके हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि जैविक संगठक के दो उप प्रमुख हैं। तो जैविक का एक हो गया स्वपोषी, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं परपोषित संगठक। क्या कहते हैं, परपोषित संगठक। अर्थात परपोषित के अंतर्गत भी कई उप टाइप आते हैं। इसमें मृत जीवी होते हैं, और इन्हीं को हम लोग डिकम्पोजर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं, अपघटक वर्ग भी कहते हैं। फिर एक होता है परजीवी, अर्थात ये जंतु दूसरे जीवित जीवों पर आधारित होते हैं और अपने आहार तथा जीवन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और जो प्राणी समभोजी होते हैं, इस प्रकार के जंतु अपने मुख द्वारा आहार ग्रहण करते हैं, और बड़े जंतु इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जैसे मनुष्य भी इसी श्रेणी में विद्यमान होता है। तो परपोषित अर्थात जो अपने ऊर्जा के लिए दूसरे पर आश्रित हो, उसको परपोषित कहते हैं। परपोषित में भी कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो मृत अवशेषों से अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासाइट किस्म के होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्राणी संभोजी होते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें कार्यशीलता के आधार पर वर्गीकरण, कार्यशीलता के आधार पर इसके 5 टाइप होते हैं। एक होता है अजैविक तत्व, एक होता है मृत जैविक तत्व, एक होता है उत्पादक तत्व, और एक होता है यहाँ पर उपभोक्ता तत्व, तथा एक होता है वियोजक तत्व। यहाँ पर सबके विषय में हमको स्पष्टता होनी चाहिए कि अजैविक घटक, एक होता है जैविक घटक। अजैविक घटक तो स्पष्ट है, इसको कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन जो जैविक घटक है, उसी जैविक घटक में हम लोगों ने देखा कि जैविक घटक के एक होते हैं जो उत्पादक होते हैं, और एक होते हैं जो उपभोक्ता होते हैं, और एक होते हैं जो डिकम्पोजर होते हैं। एक तो हो गया उत्पादक, एक हो गया ए डिकम्पोजर, और फिर एक हो जाता है जिसको हम कहते हैं क्या, कंज्यूमर, और एक होता है यहाँ पर वही वियोजक, या जिसको कहते हैं डिकम्पोजर। तो यहाँ पर 5 टाइप होते हैं, किसके आधार पर, कार्यशीलता के आधार पर। इन सबको हमको ध्यानपूर्वक समझना होगा, जिससे प्रश्न हमारे काफ़ी सहजतापूर्वक बन जाएं। और बाकी अभी बहुत सी चर्चाएं हैं जो इकोसिस्टम के अंतर्गत हम लोगों को करनी है। जैसे यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से बायोमैग्निफिकेशन की क्रियाएं होती हैं। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि जो इसके द्वारा पिरामिड का फॉर्मेशन होता है वह किस प्रकार से काम करता है। लेकिन उन सब की चर्चा हम लोग एक अलग एपिसोड में करेंगे। तो हम लोग मिलेंगे अब कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।